क्लास 10 के सेकेंड मॉक टेस्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिखाई दे रहा होगा। इस पैसेज को मैंने पहले ही पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है और इस पैसेज से जो जो आंसर निकला है, जितने भी प्रश्न हैं, उसका आंसर हम बना लेते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न, वी शुड बी सेलेक्टेड बिकॉज, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा आएगा यहाँ पे, देयर इज स्कैरसिटी ऑफ बुक्स हो जाएगा। तो दूसरा आपको लेना है यहाँ पे आंसर में। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न में वी शुड अवॉइड दोज बुक्स विच, तो किस बुक को अवॉइड करने के लिए कहा गया है? तो इस पूरे जो सेंटेंस है उसको जब मैंने पूरा पैसेज को पढ़ा है तो इसका आंसर होगा जो इविल बुक है, जो ख़राब बुकें होती है, उसको हमें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बुरी आदतें सिखाते हैं। तो यहाँ पे इविल शब्द से देखो कौन सा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा करप्ट आवर लिव्स बाई सजेस्टिंग इविल्स हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, द बुक विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम और कॉल्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा, चौथा आ जाएगा क्लासिक्स हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में है व्हाट इज आर स्पेशल क्वालिटीज ऑफ क्लासिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल द अबव हो जाएगा। सभी के सभी इसके जो है सभी वाक्य पूर्ण कर रहे हैं इसको। पांचवा प्रश्न है एन एक्सप्रेशन इन द पैसेज विच मीन्स गुड इफेक्ट इज, तो गुड इफेक्ट का मतलब क्या हो सकता है? तो यहाँ पे दो आंसर बन रहा है, एक पहला और तीसरा, क्योंकि पहला भी गुड इफेक्टों को दर्शा रहा है और तीसरा भी गुड इफेक्टों को दर्शा रहा है। तो यहाँ तो या तो पहला आएगा या तो तीसरा आएगा। इसके बाद देखते हैं छठवां प्रश्न, चूज द करेक्ट आर्टिकल, आई गेव 1 रुपीज कॉइन टू हिम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है और हमें आर्टिकल बताना है। तो 1 जो है अगर हिंदी में लिखते हो तो क्या लिखा रहा है? 1, इसका मतलब है कि वह जो है वो क्या है? व्यंजक है। तो व्यंजक अगर शब्द है इसका मतलब यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। तो किसका प्रयोग हो सकता है? या तो ए या तो द का प्रयोग हो सकता है। अब देख लेते हैं ए का होगा कि द का होगा। तो द का प्रयोग फिक्स चीज़ों के लिए होता है, जो अपने स्थान पे स्थिर रहता है या उसका नाम एक बार आता है, तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्वाइन है, क्वाइन जो है उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, उसे दूसरे रूप में ढाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है ए लिखना है, तो पहला आंसर होगा। सातवां है ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड, तो अगर यहाँ पे देखो इसका भी हम बनाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या आएगा? ऑनेस्ट को, अगर ऑनेस्ट को अगर आप हिंदी में लिखते हो तो अ आ रहा है, अ स्वर है कि व्यंजक है? तो अ जो है वो स्वर है, स्वर है, इसका मतलब यहाँ पे एन आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं आठवां प्रश्न। जी आठवां प्रश्न में हमें सभी प्रश्नों को क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो देखते हैं अमर कोलकाता में रहता है, तो क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा अमर लिव्स इन कोलकाता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला आ जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। और ये जो जब भी ट्रांसलेट के प्रश्न आते हैं ना, वो सभी के सभी टेंस से होते हैं। तो टेंस जो है अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये भी क्या है? टेंस से ही ट्रांसलेट, हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा टेंस से ही आता है। और वहाँ कभी भी नहीं लिखा रहता है कि ये टेंस का प्रश्न है। वहाँ पे अगर ट्रांसलेट लिखा है इसका मतलब आपको समझना होगा कि वो टेंस में आपको कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं, मतलब ट्रांसलेट करने के लिए कह रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी में। चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं, क्या आएगा? इसका आंसर होगा तीसरा होगा, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमें बताना है करेक्ट निगेटिव फॉर्म बताना है। तो करेक्ट निगेटिव फॉर्म बताना है, तो निगेटिव फॉर्म किस में होता है? टेंस में होता है। तो ये भी प्रश्न टेंस से संबंधित है। चलो अब प्रश्न देखते हैं 10वां को, इट ग्रो स्लोली। अब इट ग्रो स्लोली जो है वो कौन सा टेंस है, ये हमें सबसे पहले पता करना है, तभी तो हम इसे निगेटिव में चेंज कर पाएंगे। तो ये जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का प्रयोग होता है। अब डू और डज का प्रयोग किसके साथ होता है ये भी जानना ज़्यादा जरूरी है। तो डू का प्रयोग आई और वी के साथ होता है और डज का प्रयोग बाकी के साथ होता है। तो अब यहाँ पे देखो डज लगा हुआ वाला सेंटेंस कितने बन रहे हैं? तो यहाँ पे डज लगे हुए सेंटेंस यहाँ पे 2 बन रहे हैं, तीसरा और चौथा। अब तीसरा और चौथा में से कोई एक आंसर होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो ग्रो स्लोली कहाँ पे लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा है, तीसरा में लिखा है, इसका मतलब तीसरा बस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्लोली नहीं लिखा है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा? ग्रो स्लोली लिखा है। तो तीसरा प्रश्न में आपको इसको तीसरा को आंसर लेना है।
ठीक है, तो यहाँ पे नॉट लगा के तीसरा इसका आंसर होगा। चलो देखते हैं 11वां प्रश्न को। राम किल्ड रावणा, ठीक है, तो राम किल्ड रावण आप बोल सकते हो, इसे डायरेक्ट मैं रावण बोल लेता हूँ, वो लिखा वैसे ही रहता है, ठीक है, तो रावण ही है। तो राम किल्ड रावण मान लो। तो अब ये भी सेंटेंस कौन सा टेंस है ये हमें सबसे पहले देखना है। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ डिड का प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग होगा तो डिड लगाने वाले कितने सेंटेंस हैं यहाँ पे आप देख लो। तो डिड लगा हुआ सेंटेंस यहाँ पे 2 सेंटेंस है, दूसरा और तीसरा। अब वहाँ पे नॉट लगाना है तो दोनों में नॉट लग गया। अब सेम टू सेम कौन बन रहा है, तो सेम टू सेम बन रहा है दूसरा बन रहा है, लेकिन दूसरा इसका आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि किल्ड जो है वो सेकेंड फॉर्म है, और इसमें जो होता है वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जब ये डीड लग जाता है नॉट या अफर्मेटिव में, जब ये प्रश्नवाचक या निगेटिव में जब भी चेंज होता है तो वहाँ पे सेकेंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, किल है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, राम डिड नॉट किल्ड, ठीक है, रावण मान लो। चलो आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है, तो ये इसे हमें प्रीपोजिशन में बनाना है। तो 12वां प्रश्न क्या है, ही इज जंपिंग खालिस्तान द रिवर, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा आ जाएगा इनटू। इसके बाद 13वां प्रश्न है, सिंधु इज खालिस्तान बस स्टैंड, ठीक है, तो खालिस्तान बस स्टैंड पर खड़ा हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पे 2-3 आंसर आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट मैं 14 में चल रहा हूँ। 14वां प्रश्न है, द रेलवे ट्रैक रन्स खालिस्तान द रिवर, तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरा आ जाएगा ओआर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं विज्ञान के प्रश्नों में। एस्टिक अम्ल और दुर्बल अम्ल है क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा इसके जली विलयन अम्लीय होते हैं इसीलिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। इसके बाद 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, यदि कोई विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा, तो पीएच मान जो है वो 6 होगा, क्योंकि जो नीला लिटमस है उसे जब लाल रंग में परिवर्तित करता है तो वो अम्लीय हो जाता है, अम्लीय होता है, इसीलिए अम्लीय जो मान है वो 1 से 7 तक होता है, तो यहाँ पे 6 तक दिया है, मतलब 6 इसका आंसर होगा। इसके बाद 17 देखो, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो यहाँ पे आ जाएगा अमीनो अम्ल का वहन आ जाएगा, यहाँ पे तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वां है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, तो चौथा होगा इंसुलिन हार्मोन्स। 19वां है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि प्रकाश जो है फैलता है अवतल दर्पण से ही। इसके बाद है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। यकृत का मुख्य कार्य है, यकृत जो है वो पचाने का कार्य करता है, तो यहाँ पे आएगा पहला आ जाएगा पाचक रसों का स्राव करना। इसके बाद मूली है एक जड़ है, तो जड़ है तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा रूपांतरित जड़, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24वां प्रश्न है, यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा, तो ये भी पहला आ जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 25वां है, हमारे अमाशय में प्रकृति रूप से उत्पन्न होने वाला अम्ल है HCl, तो HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा। बाकी प्रश्न के जो आंसर है वो सेकेंड पार्ट में मैं आपको दूंगा।